वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हसीन उर्दू इंस्टीट्यूट की हसीन क्लासेस में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद रुकनुद्दीन खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज, और आज मैं फिर से आपके सामने रीड के हवाले से दूसरी क्लास लेकर आया, दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। आपने, अल्लाह के बहुत बड़ा करम एहसान है, आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहले वीडियो को बहुत अच्छे से सराहा है और इसको बहुत अच्छे जो है पसंद किया है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ इसी तरह आप मेरे वीडियोस को पसंद करते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते हैं, हासिल करते रहें। तो मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो इंशाअल्लाह कमोबेश 1 घंटे की होगी। इसके अंदर मैं ग्रामर का एक अहम हिस्सा इस्म और ज़मीर, इन दोनों को मैं आज आपके सामने कवर करवा के, इसको पूरा करवा के मैं इंशाअल्लाह आज आपके सामने इसके सवालात से मुतालिक बात करूंगा। तो आप मेहरबानी करके इस वीडियो को देखें और अपने साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो भी सवाल मैं बीच में बोलता रहूं आप उसको लिख लीजिए करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के आखिर में, और वरना एक वीडियो पूरे सवालात से ही मैं आपके सामने जो है लेकर आऊँगा। तो अल्लाह से दुआ करें कि मेरी वीडियो कामयाब रहें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। सबसे पहले मैं आपके सामने कलमा या लफ्ज की तारीफ बताता हूं, क्योंकि इस्म से पहले हमें ये मालूम करना है कि इस्म या ज़मीर से मुतालिक जो सबसे पहले जो बात शुरू होती है वो पहले सबसे पहले हमें बात करनी है कलमा की। कलमा क्या होता है? कलमा क्या होता है? कलमा किसे कहते हैं या लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज तो हम जानते हैं, किसी भी हर्फों का एक जो जोड़ा होता है, हर्फ मिलाते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम लफ्ज कहते हैं। कलमा किसे कहते हैं? जो भी बात हमारी जुबान से निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है, उसे हम कलमा कहते हैं। देखिए कि लफ्ज ये कलमा, जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे हम कलमा कहते हैं। अब कलमा कहते हैं तो ये सवाल कैसे हुआ? ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं हमसे कि जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में होगा लफ्ज, हुर्फ या कलमा या वगैरह कुछ भी, तीसरी चीज आपको दे सकता है, चौथी चीज है। तो हमें वहां पे जो टिक करना है वो होगा कलमा, क्योंकि मुंह से जो हमारे बात निकलती है वो लफ्ज भी निकलते हैं, कलमा भी निकलता है। लेकिन जो बात है यहाँ पे, जो बात है, लफ्ज नहीं, यहाँ पे जो बात है, एक बात जो होती है वो एक लफ्ज में नहीं होती है। बात एक कम से कम एक पूरे एक सेंटेंस में होती है, एक वाक्य में होती है, एक जुमले में होती है। तो उस जुमले को हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। आगे याद रखिए, लफ्ज किसे कहते हैं? जब किसी हुरूफ एक साथ मिलकर, जब कई हुरूफ एक साथ मिल जाते हैं, कई हुरूफ मिल जाते हैं। जैसे ये मैंने बनाया जानवर, तो जानवर में जीम, अलिफ, नून, वाव, रे, जानवर एक बन गया, तो ये कहलाता है लफ्ज। ये कहलाता है लफ्ज, ठीक है। जब कई हुरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो लफ्ज बन जाते हैं। जैसे इसके अंदर मिला जीम, अलिफ, नून, वाव, रे, ये सब मिल गए आपस में, जानवर, तो ये एक बन गया लफ्ज। अब लफ्ज पढ़ा है तो लफ्ज की किस्में भी होती हैं, और आप सब जानते हैं माशाल्लाह लफ्ज 2 किस्मों के होते हैं। एक होता है मौजू और एक होता है मोहम्मद। मौजू किसे कहते हैं? मौजू कहते हैं यानी जो लफ्ज बामाना होता है, यानी जिस लफ्ज का माना निकलता है, जो बात हम लफ्ज में, जो बात हमारे मुंह से निकलती है वो बामाना होती है, यानी वो ना वो मतलब रखता है। जैसे सड़क हो गई, फूल हो गया, मकान हो गया, ठीक है, और आम हो गया। तो ये लफ्ज जो हैं ये बामाना है कि इनकी कोई ना कोई हैसियत जरूर है, इसीलिए इन्हें कहते हैं मौजू। तो सवाल यहां बनता है कि जो लफ्ज बामाना होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो उन्हें कहते हैं मौजू, ठीक है। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। दूसरा जो इसके अंदर है वो है मुहम्मल। अब एक हो गया माने वाला और एक हो गया जिसका कोई माना नहीं होता। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि यार पानी वानी पिला दो, आपकी किताब वगैरह दे दो। तो इस तरीके से किताब, पानी वानी, सड़क वड़क, तो ये जो वड़क वाला जो शब्द है जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, कि हम सिर्फ जबान से ऐसे ही जाहिर करते हैं, उस
लफ्ज को हम मुहम्मल कहते हैं, यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो सवाल यहां भी ये बनता है कि वो लफ्ज क्या कहलाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो वो कहलाता है मुहम्मल। ठीक है, इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं कलमा की जानिब। कलमा की कितनी किस्में हैं? अब जितनी भी ग्रामेटिकल बातें निकलती हैं वो सब हमारी जुबान से निकलती हैं। तो जुबान से हमने अदा किया कोई कलमा, कोई लफ्ज, उसी से सारी आगे जिसके कहते हैं शाखें निकलती हैं। तो सबसे पहले कलमा की कितनी जो है शाखें हैं कि किस्में हैं, तो ये किस्में हैं 3, इस्म, हर्फ और फ़अल। इस आप सब जानते हैं, इस्म संज्ञा को कहते हैं, इंग्लिश में नाउन को कहते हैं, हर्फ और फ़अल, इन तीनों के बारे में आज हमें पढ़ना है। और इसके बाद में जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे। इसमें किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, हिंदी में जैसे हमने बचपन में पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से उर्दू में होता है किसी वो कलमा या लफ्ज जिसके किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को क्या कहते हैं, जिसका नाम मालूम हो। जैसे जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूं तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, राम, अशोक, आरिफ, कुर्सी, टेबल, बोर्ड, ये सारी इस्म के अंदर आती है। ये इस्म एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का नाम लिया जाता है, वो कहलाता है इस्म। इस्म और ज़मीर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि इस्म में किसी चीज का नाम लेकर पुकारा जाता है और ज़मीर में इशारतन उसको पुकारा जाता है। तो हमने यहां पढ़ा इस्म यानी वो कलमा या लफ्ज जिससे किसी शख्स या चीज की जगह का नाम मालूम होता है। ये सवाल वैसे पूछता नहीं है इसमें किसे कहते हैं, इस्म का मतलब ये नहीं पूछता है। इस्म का मतलब वो ये पूछता है कि भाई इस्म की किसमें पूछता है, या कोई आपको जुमला दे देगा, उस जुमले के दौरान आपको उसमें बताएगा कि इसमें कौन सा इस्म है, क्योंकि इस्म की भी कई किस्में हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हर्फ। वो अल्फाज जो 2 इस्मों या 2 जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि सर आपने तो फिर हर्फ बताया था कि जैसे एक सिंगल जैसे अक्षर होता है उसे हर्फ बोलते हैं, उसे भी हर्फ बोलते हैं, लेकिन कलमा के एतबार से जब हम कलमे की किस्में देखेंगे तो हमें वो एक जुमला देगा और उस जुमले में ये देगा जैसे अब तक वो नहीं आया। अब यहां अब वो नहीं आया, तो इन दोनों को जो मिलाने वाला जो हर्फ है वो है तक। इसकी मिसाल है तक, पर, से, को, नीचे। तो इन 2 जुमलों को या 2 हिस्सों को मिलाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है कलमा की एतबार से उन्हें हर्फ कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मुझको आपने नहीं बुलाया, तो यहां मुझको आपने नहीं बुलाया, तो यहां ये इसको आपको यानी मुझको आपने इसको को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा हर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं फ़अल। फ़अल माने किसी भी काम को कहते हैं। आप जानते हैं काम कोई भी हो, खाना पीना सोना उठना वगैरह, ये सब काम फ़अल कहलाता है। फ़अल एक ऐसा काम है कि जिससे आगे चीजें बढ़ती है। फ़अल माने काम करना या होना भी पाया जाता है। अगर हम कवायद के एतबार से इसकी तारीफ देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी काम करना, काम को करना या काम होना, यह फ़ाइल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर असल में हम इसका वाकया पढ़ते हैं, अगर असल में अगर हम इसके बारे में जब जानते हैं तो इसमें आता है फ़ाइल माने होता है काम, लिखना या करना या बोलना या खाना। ठीक है, हमें काम मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है, जैसे दौड़ना, खाना वगैरह। जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो ये एक फ़अल है, क्या कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये भी एक काम है। तो काम हुआ क्या, लिखना। तो इसको जुमले में जब हम शामिल करेंगे तो ये होगा मैं दौड़ रहा हूं या वो दौड़ रहा है। तो इसलिए वहां पूछा जाएगा काम क्या कर रहा है, तो वहां काम कर रहा है दौड़ने का या करने का या लिखने का। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो बस हमें यहाँ ये सवाल ध्यान रखना है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। तो कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, हर्फ, फ़अल।
तो सवाल इस तरीके से पूछ सकता है, सवाल दे दिया आपको कि कलमा की जो किस्म नहीं है उस पे निशान लगाइए, या तो हमें जैसे 3 दे दिया होगा, इस्म, हर्फ, फ़ाइल, तीसरा दे देगा लफ्ज, है ना, तो कौन सा नहीं है, तो हम लिख देंगे जीम नहीं है। इस तरीके से हम उस पे निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस्म की जानिब। सबसे पहले पढ़ते हैं इस्म किसे कहते हैं। इस्म किसी भी जगह, चीज, नाम वगैरह को जानने का नाम क्या कहलाता है, इस्म कहलाता है। अब इस्म के बारे में जानना होता है तो इस्म की कितनी किस्में हैं। इस्म की 3 किस्में मानी जाती है। कितनी किस्म मानी जाती है? 3 किस्में मानी जाती है। इस्म जामद, इस्म मस्दर और इस्म मुश्तक। जो तलबा पहली बार रीट का एग्जाम देते हैं उन्हें बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि उनको ये नई नई चीज नजर आती है कि इस्म तो हमने एक ही बार पढ़ा है, इस्म किसे कहते हैं। और 10th की क्लास में पिछली बार पहले कोर्स तक इस्म की कितनी किस्में, तो इसमें वो जामद की किस्में हैं, वो खास की किस्में हैं, ठीक है ना, तो वो चीज एक अलग होती है। तो हमें इस एतबार से पूछा जाता है इस्म की कितनी किस्में हैं। इस्म की 3 किस्में हैं, इस्म जामद, इस्म मस्दर और इस्म मुश्तक। ये क्या क्या चीजें हैं देखिए। इस्म जामद किसे कहते हैं? जामद मतलब वो इस्म या वो नाम जो सिर्फ खुद के लिए एक वाहिद हो, वो ना तो किसी से पहले बना है ना उससे कोई लफ्ज जो है वो बनेगा। इसमें जामद यानी कि वो इस्म जो, वो लफ्ज जो किसी और से ना बना ना उससे कोई नाम बनेगा। जैसे एक आदमी है, आदमी का नाम एक पर्टिकुलर एक आदमी होता है, उससे ना कोई दूसरा आदमी बनता है ना। हाँ, आदमी का जो है वो मुज़क्किर या मुअन्निस हो जाएगा, ठीक है ना, और लेकिन उसका दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता, इसलिए इसमें जामद कहते हैं। जैसे आदमी हो गया, चाकू हो गया, ठीक है, तो ये वो लफ्ज हैं कि आप सिर्फ इतना समझें कि वो लफ्ज जो किसी और से ना बना हो, ना वो किसी और से बना हो, ना उससे कोई और लफ्ज बनेगा, वो इसमें जामद कहलाता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें कि इसमें जामद की पहचान यहां है कि एक वाहिद लफ्ज है, उसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन उसका दूसरा लफ्ज उससे नहीं बनेगा। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगी जब मैं इसमें मस्दर पढ़ाऊंगा। तो इसमें मस्दर है वो लफ्ज जो खुद तो किसी से नहीं बना हो लेकिन उससे दूसरा लफ्ज बन सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक की दोनों किस्में बता देता हूं मैं आपको। जैसे इसमें मस्दर होता है, इसके जैसे दौड़ना, दौड़ना इसमें मस्दर की एक मिसाल है। इसमें मस्दर की अलामत भी कह सकते हैं हम। इसमें मस्दर की एक अलामत होती है ना, यानी यहां पे कोई काम दिया जाता है। इसमें मस्दर माने आप ये समझ लीजिए कोई काम को कहते हैं। दौड़ना, रोना, खाना, पीना, आना जाना वगैरह, ये सारे क्या चीजें हैं, ये इसमें मस्दर की पेट। मस्दर में आपको समझा देता हूं एक बार मेरे हिसाब से। मस्दर का मतलब होता है, जैसे अगर मस्दर को हम अगर अलग अलग करते हैं तो मस्दर, सदर। सदर माने क्या होता है? सदर माने होता है, आप जानते हैं, अध्यक्ष को कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं, जो अपने इंडिया में एक वाहिद होता है, एक होता है, उससे बाद में आगे नाम चलते हैं आगे सारे, ठीक है ना। मस्दर वही काम देता है सबको, ठीक है। मस्दर माने होता है, ये समझ लिया हमने। तो मस्दर का माने हो गया है जैसे ना इसकी अलामत है, दौड़ना, खाना, पीना, रोना, आना, जाना, ठीक है। अब इसमें मुश्तक क्या हो जाएगा? दौड़ने वाला, खाने वाला, पीने वाला, ठीक है ना, हंसने वाला हंसोड़ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक की पहचान है। तो इसमें मस्दर वो लफ्ज जो किसी लफ्ज से ना निकला हो, किसी लफ्ज से ना निकला हो, लेकिन उससे और कलमा निकले हों, उससे और कलमा निकला, वो एक लफ्ज दे दिया आपको। अब इस कलमे से, इस लफ्ज से, इस लफ्ज से आपको आगे का जो वाकया बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मुश्तक वो इस्म जो मस्दर से बना हो, जैसे खाने वाला, दौड़ने वाला, ठीक है, लिखने वाला, हंसने वाला हो गया हंसोड़। इस तरीके से ये इसमें मुश्तक की पहचान। हमें सवाल सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें इस्म की कितनी किस्में? 3 हैं।
इसमें जामद, जैसे सवाल पूछ ले कि वो इस्म जो, सवाल यहां पे बनता है, वो इस्म जो खुद से किसी से ना निकला हो और ना कोई उससे निकला हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इसमें जामद कहते हैं। ठीक है, इसमें जामद की पहचान आपसे पूछ ले, आदमी क्या है? आदमी इस्म तो है, लेकिन इसमें जामद की पहचान, किसकी पहचान है? वो पूछेगा कि ये इस्म किसकी पहचान है? आदमी दे दिया, इसमें जामद की पहचान है। ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें मस्दर, वो इस्म जो खुद किसी से ना निकला हो, देखिए उससे आगे इस इस्म की, इसमें मस्दर की जो अलामत है वो है ना, यानी दौड़ना, खाना पीना वगैरह ऐसी चीजें। इसमें मुश्तक, वो इस्म जो मस्दर से बना, इससे बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है ना, इससे बनेगा, है ना। तो इसमें मुश्तक वो इस्म जो किसी इस्म से बना हो, वो क्या कहलाता? वो जो मस्दर से बना हो उसे कहते हैं इसमें मुश्तक। तो ये आज अभी मैंने पढ़ाया कि दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। कलमा किसे कहते हैं? जो बात हमारी जुबान से निकलती है उसे कलमा कहते हैं। और कई हुर्फ एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें लफ्ज कहते हैं। फिर मैंने लफ्ज के किस्में बताई आपको, कितने तरीके के लफ्ज होते हैं। 2 तरह के लफ्ज होते हैं, मौजू होता है, मुहम्मल होता है। यानी जो मौजू किसे कहते हैं? मौजू कहते हैं कि जो बामाना होते हैं, जिसका कोई मतलब होता है उसे हम मौजू कहते हैं। और मुहम्मल कहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो हम एक्स्ट्रा में बोले जाते हैं, फूल बूल, है ना, और क्या नाम है, सड़क वड़क वगैरह ऐसी जो चीजें होती वो। फिर उसके बाद में कलमे की किस्में 3 बताई मैंने आपको, इस्म, हर्फ और फ़अल। इसमें मैंने बताया कि इसमें आप जानते हैं संज्ञा को कहते हैं, वो कलमा या लफ्ज जिससे किसी शख्स चीज के आगे का मालूम होता है। जैसे कि राम हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है, वगैरह, कुर्सी हो गई। ठीक है, कलमा की किस्में वो अल्फाज जो इसमों या 2 इसमों को, 2 जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये कहलाते हैं हर्फ। फ़ाइल किसे कहते हैं? किसी भी काम को कहते हैं, दौड़ना, खाना वगैरह। इस तरीके से मैंने आपको बताया इसमें की कितनी किस्में? इसमें की 3 किस्में, इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। वो इसमें जो खुद किसी से ना निकला हो और ना कोई उससे निकला हो, वो कहलाता है इसमें जामद। और इसमें मस्दर जो किसी से नहीं निकला हो लेकिन उससे कोई आगे कलमा निकलेगा। और इसमें मुश्तक वो इस्म, वो नाम जो मस्दर से बना होता है, जैसे खाने वाला, रोने वाला। और तो अब हम पढ़ेंगे अक़सामे इसमें जामिद कि जामिद की कितनी किस्में, इसमें जामिद की किस्में कितनी किस्में, जो हमने पढ़ा था कि खास होती है। तो इसमें इसकी 2 किस्में। जामिद बताया था मैंने आपको, उससे कोई लफ्ज नहीं निकलता, वो खुद ही एक लफ्ज होता है। ठीक है ना किसी से बनता है ना वो किसी से आगे होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें मुआरिफा या इसमें खास। 2 किस्में होती है इसके अंदर, इसमें मुआरिफा जिसको इसमें खास भी कहते हैं। सवाल ऐसे भी आता है कि इसमें मुआरिफा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें खास है। इसमें निकरा को किस नाम से जाना जाता है? इसमें आम। इसमें आम बातों की बात होती है। जैसे मैं आपको साफ बताऊं कि हिंदी में जैसे आपने पढ़ा है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ये दोनों चीजें, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हमने पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर एक नाम आएगा, जैसे हिमालय पहाड़, ठीक है, तो यह हो गया एक व्यक्तिवाचक नाम। एक हो गया पहाड़ या फूल, ये हो गया जातिवाचक। यानी उस जाति के कितने भी, यानी पर्टिकुलर जब किसी चीज का नाम दिया जाता है ना, एक नाम, खास नाम जब हमें दिया जाता है तो वो होता है इसमें मुआरिफा या इसमें खास। आपको क्या है, मैं बीच बीच में हिंदी व्याकरण के लफ्ज इसलिए शब्द इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, क्योंकि हिंदी काफी लोग पढ़े हुए होते हैं, उससे थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो इसलिए मैं आपको बीच में बताता हूं, इसमें मुआरिफा यानी इसमें खास, जिसे हम हिंदी व्याकरण के एतबार से इसमें व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में इसमें निकरा यानी जो जातिवाचक होता है, यानी किसी की जात, कोई भी चीज ले लो, लड़का लड़की। अब लड़का लड़की कौन है, किसका एक नाम है वो पता नहीं, लेकिन इसके अंदर दे दिया जैसे राम, इसके अंदर दे दिया जैसे आसिफ, इसके अंदर दे दिया जैसे गुलाब का फूल, ठीक है ना। तो ये होगी खास और वो हो गया आम चीजें।
तो हम सबसे पहले इसमें मुआरफा की बात करेंगे। तो इसकी मिसाल जैसे असलम, दहली, चांदनी चौक वगैरह ये बातें हैं। अब इसमें मुआरफा की जो किस्में हैं वो देखिए हम कितनी हैं। इसमें मुआरफा की किस्में हैं 5। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप देखेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि इकबाल को 1923 के अंदर सर का खिताब दिया गया था। आया आपको समझ में? सर का खिताब दिया गया था। तो वो सर का खिताब दिया गया था, तो खिताब किसके लिए दिया गया था? अंग्रेज बरतानवी हुकूमत ने दिया था 1923 में। तो हमें इससे यहाँ पे इसकी तारीफ, इसकी डेफिनेशन, इसकी संज्ञा मालूम चलती है कि किसी हुकूमत या सोसाइटी की जानिब से या किसी बादशाह की जानिब से जो नाम दिया जाता है, किसी की खास शख्स को दिया जाता है। ये याद रखना कि खास चीजें सिर्फ खास लोगों को मिलती है क्योंकि उनमें कोई खूबी होती है। इसलिए खिताब जो होता है वो किसी खास शख्स के लिए दिया जाता है। तारीफ के अंदर आप ये पढ़ेंगे, जो अच्छी किताब होगी, जो एतबार किताब होगी, उधर ये जरूर लिखा होगा किसी हुकूमत या सोसाइटी की जानिब या किसी बादशाह की जानिब से किसी खास शख्स को जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है खिताब। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो खिताब दिया जाता है सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो पद्म श्री, भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी खिताबात में से आते हैं। सर, शमशुल उलमा, खान बहादुर, ये सारे के सारे जो हैं खिताबात के नाम हैं। याद रखना आप लोग, जहां भी आपसे पूछा जाए कि शमशुल उलमा कौन सा इसम है, तो वो आएगा खिताब है, इसमें मुआरफा की एक पहचान है। ठीक है। लक़ब किसे कहते हैं? ये खिताब हो गया अपनी खूबी की वजह से हुकूमत या सोसाइटी जो होती है ना, वो उनको ये एजाजी खिताब देती है, एजाज, इज्जत से नवाजती है, उसे कहते हैं खिताब। यानी उनकी इज्जत के लिए जब ये तमगा दिया जाता है या कोई मेडल दिया जाता है, ठीक है, जैसे सेना में दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है, तो ये खिताब होता है इनके लिए, ये मेडल होता है। ये हमारे वो जिंदगी भर वो याद रखते हैं क्यों उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिंदगी के अंदर जिसकी वजह से उन्हें वो नाम दिया गया। ठीक है, तो खिताब उसे कहते हैं कि हुकूमत या सोसाइटी की जानिब से या किसी बादशाह की जानिब से या समाज की जानिब से किसी खास शख्स को किसी खास काम की वजह से जो नाम दिया जाता है, जो एजाज दिया जाता है, जो इज्जत दी जाती है, उसे हम खिताब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लक़ब, लक़ब किसे कहते हैं? बहुत आसान बात है, बहुत आसान, हम सब जानते हैं लक़ब किसे कहते हैं, लेकिन तारीफ से थोड़े से हम जो है मालूम हमें तारीफ की नहीं रहती है। लक़ब कहते हैं जो किसी खास काम की वजह से, किसी खूबी की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है, उसे हम कहते हैं लक़ब। लक़ब हम सब जानते हैं, हमने गालिब का भी लक़ब पढ़ा है कि गालिब का नाम तो असदुल्लाह खां था, और लक़ब और नौशा, लक़ब था नौशा और क्या नाम है गालिब, ये इनका लक़ब था। तो लक़ब किसकी वजह से पड़ता है? लक़ब पड़ता है, लक़ब का नाम, लक़ब जब दिया जाता है जब उसमें कोई खुसूसियत या कोई खास चीजें पाई जाती है, या वो नाम उसका शुरू से चलता हुआ आता है कि क्या नाम अलग होता है उसका, लेकिन वो उसकी खूबी ऐसी होती है, उसका काम ऐसा होता है जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, ठीक है, उसका लक़ब है। ठीक है ना। इस तरीके से लक़ब की पहचान ये है जो किसी खूबी की वजह से नाम मशहूर हो जाता है, वो खुद मशहूर हो जाता है किसी खूबी की वजह से मशहूर, जैसे गालिब, ये एक नाम है। ठीक है ना। जोश, नाम जोश है, वो जोश मलियाबादी है, लेकिन नाम उसका शब्बीर हसन का। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? शब्बीर हसन का। ठीक है। आगे देखिए, तखल्लुस, तखल्लुस किसे कहते हैं? अब जब मैं मिसाल दिखाऊंगा कि गालिब भी तखल्लुस है, तो आप कहोगे सर लक़ब और तखल्लुस में क्या फर्क है? तो भाई देखो, साफ बात यह है कि लक़ब किसी खूबी की वजह से गालिब को जो नाम दिया गया वो गालिब है। असदुल्ला खां को जो नाम दिया गया उनकी शायरी की वजह से वो है गालिब, और तखल्लुस जो है वो गालिब ने
असदुल्ला खान ने अपनी तमाम गजलों में सबसे पहले असद तखल्लुस करते थे, उसके बाद में एक शायर का शेर पढ़ा जो उनको पसंद नहीं आया, तो उसने भी अपना नाम जो है असद तखल्लुस किया था। गालिब को वो पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अपना नाम गालिब कर दिया, गालिब अपना तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे। तो तखल्लुस और गालिब में लक़ब में फर्क ये है कि लक़ब किसी खूबी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? कोई खूबी की वजह से। और तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस आप सब जानते हैं, गजल में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको, कि गजल का आखिरी शेर जिसे मक्ता कहते हैं, गजल का आखिरी शेर जिसे मक्ता कहते हैं, उस शेर के अंदर शायर अपनी पहचान के लिए जो नाम इस्तेमाल करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिसे उर्दू में कलमी नाम कहते हैं और इंग्लिश में पेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन नेम, या उर्दू में कहते हैं कलमी नाम, जो इस्तेमाल करता है। हम सब पढ़ते हैं दर्द, मीर, गालिब, इकबाल, जोश वगैरह, ये जितने भी नाम है ये तखल्लुस के दायरे में आते हैं। तखल्लुस से मुराद है कि शायर अपनी पहचान का नाम, अपनी पहचान के लिए गजल के आखिरी शेर में जो नाम इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। ठीक है। कुनियत, अब साहब कुनियत क्या कहलाता है? कुनियत कहलाता है कि बाप का नाम बेटे के साथ जुड़ जाना, या किसी खानदान, कोई जिस खानदान का है उसका नाम जुड़ जाना, ठीक है ना, बेटी के साथ बाप का नाम जुड़ जाना, तो वो कुनियत कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कुनियत कहलाती है। कुनियत का मतलब होता है कि माँ, बाप, बेटे, बेटी या खानदान वगैरह के नाम से, ठीक है ना, जो नाम अपने नाम के साथ में जुड़ जाता है वो कुनियत कहलाता है। देते कई मिसाल, अलग अलग किताबों में अलग मिसाल है, जैसे खान, ठीक है, कुरैशी, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई इस तरीके की मिसाल मैंने पढ़ी है कि जैसे अबू दाऊद बिन सुलेमान, ये भी मैंने एक जगह मिसाल पढ़ी थी। तो यहां दाऊद के साथ में दाऊद बिन सुलेमान ये नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में कुनियत के एतबार से अगर मैं मिसाल आपको समझाऊं तो जैसे मैं आपके सामने लेता हूं, अमिताभ है, अब उसका नाम उसके बाप के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चन, अभिषेक बच्चन, तो उसके दादा का नाम उसके साथ में चलता हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी भी खानदान का, किसी भी ग्रोह का कोई नाम जो उसके साथ जुड़ जाता है तो वो कुनियत कहलाता है। सिंपल सी बात है। उर्फ मतलब होता है लाड प्यार का नाम। उर्फ मतलब होता है लाड प्यार का नाम, यानी कि जैसे लाली, गुड्डू, बिट्टू, पिंकी वगैरह, ये जितने भी नाम हैं उर्फ कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि उस नाम के आगे उर्फ लिखा रहता है, या जैसे आसिफ उर्फ बंटी, ठीक है ना। तो यानी उसको पहचाना किससे जाता है? बंटी के नाम से पहचाना जाता है। जैसे कोई कालू हो गया, उसको नाम से पहचाना जाता है। तो ये उर्फ कहलाता है। उर्फ का माने होता है लाड प्यार का नाम, जो घर वाले दे देते हैं, मोहल्ले वाले दे देते हैं, या उसके यार दोस्त दे देते हैं, वो कहलाता है उर्फ। तो हमें यहाँ सवाल जो मिलता है वो ये मिलता है कि इसमें मुआरफा की कितनी किस्में? इसमें मुआरफा की 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत। और तो सवाल यह बनता है कि इसमें मुआरफा की कौन सी किस्म नहीं है? उर्फ माने आपको समझ में आ गया कि कोई भी नाम जो प्यार मोहब्बत से दिया जाता है वो उर्फ कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मुआरफा कंप्लीट हुआ। इसमें कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई बात समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर दे रखे हैं आपको, इसमें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आगे आते हैं। इसमें जामत की जो दूसरी किस्म है, इसमें निकरा या इसमें आम, जिसे मैंने आपको बताया जातिवाचक, और इसको बताया मैंने व्यक्तिवाचक। अब इसमें निकरा यानी आम चीजों की जो बात की जाती है उसे हम कहते हैं इसमें निकरा, ठीक है। जैसे इसमें जात, अब इसमें जात माने बकरा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, बच्चा, बटरा, बेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें निकरा की कितनी किस्में? इसमें निकरा की कई किताबों में अलग अलग किस्में, लेकिन
1 2 3 4 5 6 किस्में मानी जाती है। कितनी किस्में मानी जाती हैं? 6 किस्में इसमें निकरा की मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें जात जिसमें इसमें निकरा की 6 किस्में हैं। इसमें जात, हर जात की कोई भी चीज हो, जैसे पहाड़, फूल, पत्ती और आदमी, औरत, ये सब किस्में आ जाएंगे। ये जो है इसमें जात में आ जाएंगे। इसमें मुकब्बिर, मैंने पढ़ाया मुकब्बिर। इसमें मुकब्बिर का मुकब्बिर बना है कबीर से। कबीर होता है बड़ा। कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ी चीज, छोटी से बड़ी चीज। जैसे बात का बनता है पतंगड़, ठीक है ना, पगड़ी का होता है पगड़, ठीक है ना। तो ये इसमें आम की एक किस्म जिसके अंदर जैसे बात का बनाया गया बतंगड़, पगड़ी का बना पगड़, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इसमें मुकब्बिर, यानी छोटी चीज से बड़ी, जैसे टोकरी का टोकरा, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो आती है ये अपने इसमें मुकब्बिर में आती है। मुसग्गिर माने होता है छोटा, जो सग्गर से बना है। मुसग्गिर माने होता है छोटा। जैसे अगर मैं इसके आपको मिसाल दूं, ठेला है, उसका इसमें मुसग्गिर बना होगा थैली। डिब्बा है, उसका बनाना है डिबिया। थाल है, इसका इसमें मुसग्गिर होगा थाली। संदूक का इसमें मुसग्गिर होगा संदूक चाय। यानी बड़े चीज का जब छोटे से जब बात की जाती है तो उसे कहते हैं इसमें मुसग्गिर, यानी वो नाम जो बड़े से छोटे में आ जाए वो इसमें मुसग्गिर कहलाती है। और इसमें मुकब्बिर वो कहलाता है जिसका छोटे से बड़ा का हम बात करते हैं। आगे आता है इसमें आला। आला माने सीधा 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 बात है कि आला माने होता है कोई भी औजार। अब औजार ले लो या हथियार ले लो, कुछ भी ले लो, चाकू, छुरी, तीर, कमान, कुछ भी, आप जितने भी औजार हैं, औजारों के जो नाम हैं वो सारे इस आला में आते हैं। ठीक है, इसमें सव्वत माने होता है आवाज से लिया जाता है। सोत माने होती है आवाज। अब आवाज तो कैसी होती है? जैसे छम छम, ठीक है ना, मियाओ मियाओ, हर चीज की जो आवाज होती है वो इसमें सव्वत में आती है। तो सवाल दे दिया आपको कि छम छम ये किस इस्म की पहचान है, तो हमें पहले पता ये आवाज है और आवाज है इसमें सव्वत, ठीक है। इसमें ज़र्फ। अब ज़र्फ क्या होता है? ज़र्फ को लिया जाता है एक वक्त के हिसाब से। किसके हिसाब से? एक वक्त के हिसाब से लिया जाता है ज़र्फ को। तो इसमें ज़र्फ कहते हैं कोई जगह का या कोई वक्त का जब हम बात करते हैं तो इसमें ज़र्फ की पहचान है। इसमें ज़र्फ माने क्या होता है? इसमें ज़र्फ जहां किसी मकान की बात होती है या किसी वक्त की बात होती है। जैसे दोपहर में खेल रहे थे तो दोपहर जो है वो इसमें ज़र्फ की पहचान है। और जैसे सराय में बहुत से लोग बैठे हैं तो सराय एक, जैसे हम कहते हैं फुटपाथ को कहते हैं वैसे सराय, और सराय का वैसे मीनिंग लिया भी जाता है कि सराय, जैसे होटलों को भी सराय कहते हैं, ठीक है। तो सराय भी क्या हो गया? इसमें ज़र्फ की पहचान हो गई। इसलिए जो किताब है उसके अंदर लिखा हो गया इसमें ज़र्फ की दो पहचान है। इसमें ज़र्फ की दो पहचान है, दो किस्में हैं। एक तो होता है इसमें ज़र्फ मकान और इसमें ज़र्फ ज़मान। क्या है? इसमें ज़र्फ मकान, यानी जहां मकान की बात होगी वो इसमें ज़र्फ मकान है, और जहां वक्त की बात होगी वो इसमें ज़र्फ ज़मान है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि सराय है ना, वो सराय में खेल रहे हैं तो ये किस इसमें की पहचान है। तो वहां अगर आपको दे दे इसमें ज़र्फ मकान या इसमें कुछ और दे दे तो आपको यहां इसमें मकान, ज़र्फ मकान लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़र्फ में दोनों चीजें आती है, वक्त भी आता है और मकान भी आता है। इसलिए आप ये चीज ध्यान रखें कि इसमें ज़र्फ मकान में आएगा कोई जगह का नाम और ज़मान में आ जाएगा महीना, साल, दोपहर, 2 घंटे, 4 घंटे, ये जितनी भी चीजें आएंगी ये आपके इसमें ज़मान में आएंगे ना, ज़मान में।
तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और जो समझ में, ये तो आपको एक समझने की बात है कि जब तक समझ में नहीं आता है ना, जब तक सवाल भी हल नहीं होता है, याद रखिए। अगर मैं और वीडियो के जैसे आपको मैं डायरेक्ट सवाल लिखवाता रहूं तो आपको फिर ये आदत हो जाएगी कि सवाल लिखवा देंगे, सर सर कर लेंगे। लेकिन जब तक हमें इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा याद नहीं होगी, तब तक हम सवाल नहीं कर सकते। वहां मेरा लिखाया हुआ सवाल नहीं आएगा, हाँ इसमें मुआरिफा में से जरूर सवाल आएगा। और याद रख लेना, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से जरूर सवाल मिलेगा, और जो मैं बता रहा हूं वो भी मिलेगा। बस ये है कि सवाल जो एग्जामिनर है वो सवाल देने का जो अंदाज है वो चाहे जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो पूछेगा इन्हीं चीजों में से। तो जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, हमें ये इस्म क्या है, क्योंकि ये हमें एग्जाम को पढ़ने पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हमको जब पास हो जाएंगे, जब स्कूल में जाएंगे, जब क्लास में जाएंगे तो बच्चों को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। तब हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकेंगे। इसलिए हर चीज को सबसे पहले इसी डायग्राम के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। सवाल में लिखवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, और ऐसे ऐसे सवाल लिखवाऊंगा कि आपने किसी गाइड में से भी नहीं पढ़ा होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पहले ही आपको सारे सवालात के जवाब भी दे दूं तो आप सिर्फ सवाल और जवाब कर लेंगे, और कहीं वहां पे प्रॉब्लम आई, परेशानी आई तो आप कहोगे कि हमने तो वो सवाल पढ़ा था, हमें वो सवाल आया ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये इसमें जामिद की जो किस्में हैं वो मैं बताया मैं आपको कि इसमें जामिद की किस्में हैं दो, इसमें मुआरिफा या खास, इसमें आम या निकरा, ठीक है ना। इसमें मुआरिफा मैंने आपको बताया, इसमें खास होता है जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं, और इसमें जातिवाचक जो इसमें निकरा है आम है। इसके बाद में मैंने इसमें मुआरिफा की किस्में बताई आपको, 5 किस्में खिताब बताए जो हुकूमत या सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, जो आपको पता है सर वगैरह, पद्म भूषण विभूषण में आपको लिख देता हूं, इसमें पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, सर वगैरह, ठीक है। इसके बाद में लक़ब, किसी खूबी की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है किसी शख्स का, वो लक़ब कहलाता है। जो मैंने आपको बता दिया, गालिब, जोश वगैरह। तखल्लुस, शायर अपने गजल के आखिरी शेर में जो अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। कुनियत किसे कहते हैं? कुनियत कहते हैं अपने खानदान या बाप का बेटी के साथ या बेटी का बाप के नाम के साथ नाम जुड़ जाना, या अपने ससुराल वालों के साथ नाम जुड़ जाना, वो सब कुनियत में आता है। कुनियत किसी खानदान या निस्बत से भी ताल्लुक रखता है, ठीक है। उर्फ माने होता है लाड प्यार का नाम, ठीक है। कोई भी लाली, गुड्डू, बिट्टू, ये सब उर्फ के अंदर आते हैं। इसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको इसमें इसकी दूसरी किस्म, इसमें निकरा। इसमें निकरा माने होता है, इसमें आम भी कहते हैं, आम चीजों के बारे में जो नॉर्मल रोज जिंदगी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वो आम चीजें हमारे साथ होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह जो नाम होते हैं नॉर्मल है। इसमें मुकब्बिर, इसमें मुकब्बिर, इसमें मुकब्बिर, इसमें ये मुसग्गिर, इसमें आला, इसमें सव्वत, इसमें ज़र। इसमें मुकब्बिर यानी छोटी चीज का बड़ा बनाना, बात में बड़ा बनाना। जैसे बात का तुमने बतंगड़ बना दिया, तो बात का तुमने बतंगड़ बना दिया, तो बतंगड़ वहां पे क्या हुआ, इसमें मुकब्बिर की पहचान होगी, ठीक है। इसमें मुसग्गिर की पहचान होगी। जैसे संदूक है, उसका संदूकचा यानी छोटा सा संदूक को कहते हैं संदूकचा। यहाँ मुकब्बिर माने बड़ा और यहाँ मुसग्गिर माने छोटे से लिया जाता है। इसमें आला मैंने आपको बताया कि इसमें आला हर वो औजार या हर वो हथियार, ठीक है, उन्हें इसमें आला कहते हैं। इसमें सबूती आवाज होती, छम छम, म्याऊं, या कोई भी बच्चों की आवाज, रोने की आवाजें जो होती है ना, वो सारी किस्में आती है इसमें सबूत। इसमें ज़र्फ मैंने बताया, इसमें ज़र्फ की तारीफ है कि वो इस्म जिससे किसी मकान या जमाने का या वक्त के बारे में बात पता चलता है, वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। इसमें ज़र्फ की 2 किस्में हैं, इसमें ज़र्फ मकान और इसमें ज़र्फ ज़मान, कि जिसमें मकान की बात हो रही, जैसे सराय, ठीक है, होटल या कोई भी दूसरी चीज हो गई,
बाग वगैरह ये सब इसमें आते हैं मकान में। और जमाने में वक्त आ गया, दोपहर, महीना, साल वगैरह ये इसमें आ गया। तो ये आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले या इसकी स्क्रीनशॉट लेके फिर धीरे धीरे आप लिखते रहें इंशाल्लाह। और कोई भी राय हो, कोई भी अगर आपको मुझसे इसमें इस्लाह की जरूरत, आप भी मुझे दे सकते हैं कि सर थोड़ा सा आप मुझे ऐसे पढ़ाएं या इसमें राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी जो कोशिश करूंगा कि उसमें भी थोड़ा सा आपको इजाफा और आपको सहूलत तो मैं फराहम करा सकूं। तो आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं, राय भी दे सकते हैं, अच्छी बात है। और इसमें कोई कमी हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसकी भी सलाह करने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप इसको डालें, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ज़मीर इंशाल्लाह। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मुश्तक की किस्में। इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं? इसमें मुश्तक की 5 किस्में हैं। 1 2 3 4 5। इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें मुआवजा, इसमें हालिया, हासिल मस्दर। अब मैं आपको बताता हूं इसमें फाइल क्या है, इसमें मफऊल क्या है, इसमें मुआवजा क्या है, इसमें हालिया क्या है, इसमें हासिल। फाइल मतलब होता है, आपको पता है, काम करने वाले को जिस पे काम दिया जाता है, जिसको वो इसमें फाइल है। और इसमें मफऊल काम का करना या होना। इसमें आगे मैं एक भी बताऊंगा, ये चीज भी आपको बताऊंगा, आप लोगों के जहन में ये बात आएगी कि इसमें फाइल और फाइल में क्या फर्क है, इसमें मफऊल और मफऊल, इसमें मफऊल में क्या फर्क है। तो ये बात जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें फाइल के बाद, इसमें फाइल जो किसी मस्दर से बना होता है। मस्दर मैंने आपको बताया था, मस्दर के वो कलमा या लफ्ज जो किसी से निकला ना हो, लेकिन उसी से आगे जो है लफ्ज बनते हैं, आगे कलमे बनते हैं। इसकी पहचान होता है वाल। जैसे तैराक है, तैरने वाले को कहते हैं तैराक, तो ये है इसमें फाइल, तैरने वाला। अब तैरने वाले का जो लफ्ज आता है वो आता है तैराक। इसी तरीके से कातिल, कत्ल करने वाला, कत्ल करने वाले को कहते हैं कातिल। और आएगा चरवाहा, चराने वाले को कहते हैं चरवाहा। तो यहां आया कौन, इसमें फाइल कौन है, इसमें फाइल है इसके अंदर चराने वाला, कत्ल करने वाला और तैरने वाला। इसका इस पूरे सेंटेंस को जो एक नाम दिया गया है, जो एक वर्ड में दिया गया है, वो है तैराक, कातिल चरवाहा, गाने वाला गवैया। इसे कहते हैं इसमें फाइल। सवाल कैसे बनता है, सवाल इसमें यह बनता है कि इसमें फाइल की कोई मिसाल दीजिए। इसमें फाइल की मिसाल है। इसमें फाइल की मिसाल क्या है, आपको इनमें से अगर कुछ दे, या आप उसके अंदर जब एक वर्ड दे तो उसके अंदर आप उसका खुलासा करेंगे, तो आपको जरूर इसके अंदर वाला शब्द नजर आएगा, वाला वर्ड नजर आएगा, वाला अल्फाज नजर आएगा, लफ्ज नजर आएगा कि कातिल कत्ल करने वाला है, चरवाहा चराने वाला है। इसी तरीके से आपको इसमें फाइल के अंदर ये चीजें आती है जो किसी मस्दर से बना हो। मस्दर एक काम को कहते हैं, ठीक है, उस काम को जैसे खाना पीना, सोना, उठना, रोना, धोना, इस तरीके से उससे रोने वाला, धोने वाला, काम करने वाला। इसी तरीके से इसमें फाइल कहते हैं किसी काम को करने वाला, ठीक है। इसके अंदर है तैराक और कातिल कत्ल करने वाला। आगे चलते हैं इसमें मफऊल। इसमें मफऊल काम को करना या होना पाया जाता है, वो इसमें मफऊल कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, जिस पर फाइल का असर वाक़ हो, जिस इंसान पर काम का असर वाक़ हो उसे मफऊल कहते हैं, ठीक है। मकतूल, मजलूम और मंजूम, इनका मतलब क्या है। मकतूल का मतलब होता है जिसका कत्ल किया गया हो, जिसका कत्ल किया गया हो। मंजूम, नज्म, सॉरी मजलूम है, ये मंजूम का है, नज्म किया गया हो। मजलूम जिस पर जुल्म
किया गया। इसकी पहचान है हो, हुआ या हुई, है ना। नज्म किया हुआ, जुल्म किया गया हुआ, और जिसका कत्ल किया गया, यानी जिसका कत्ल हो जाता है, ठीक है, उस काम का असर उसी पर पड़ता है। कत्ल किसी का हो जाता है तो कत्ल किसका, उस शख्स का होगा, ठीक है। नज्म की गई, कोई चीज नज्म की गई, ठीक है ना। और मजलूम, मकतूल, मजलूम जिस पर जुल्म हुआ होता है उसे कहते हैं इसमें मफऊल। यानी इसका मतलब यह है कि काम का असर सिर्फ उसी पर ही पड़े, उसे कहते हैं मफऊल। अब इसमें फाइल और इसमें मफऊल में फर्क क्या है? इसमें फाइल और फाइल, इसमें मफऊल और मफऊल, इसमें फाइल और फाइल, इसमें मफऊल और मफऊल। हम जानते हैं फाइल कहते हैं किसी काम करने वाले, ठीक है। इसकी एक मिसाल है, जैसे हाकिम ने जुल्म किया, हाकिम ने जुल्म किया, ये एक फाइल की पहचान है। तो यहां फाइल जुल्म करना हो, काम करने वाला कौन है? यहां हाकिम है, ठीक है। हाकिम ने जुल्म किया, तो अगर इस सेंटेंस में फाइल का नाम पूछेंगे तो यहां जवाब आएगा हाकिम। लेकिन इसमें फाइल की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जो किसी मजदर से बना होता है, और मतलब मजदर से बना यानी काम करने वाला होता है। इसमें फाइल कहते हैं कि जिस पर काम, जो काम वो कर रहा है उसी के नाम से उसको पुकारा जाए। जैसे ये क्या कर रहा है? जुल्म, तो हाकिम क्या हुआ? जालिम। क्या हुआ? हाकिम जालिम। तो इसलिए इसमें मफऊल के काम का निस्बत जो होती है वो उसी से ही ताल्लुक रखता है, उसी नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं इसमें फाइल और इसे कहते हैं फाइल। इसमें मफऊल का मतलब होता है काम का करना या होना। मफऊल की एक मिसाल ये मैं आपके सामने कि खत लिख रहा है। मफऊल का माने क्या होता है? खत लिख रहा है। मफऊल यानी किसी काम का असर किसी दूसरी चीज पर पड़ता है, उसे मफऊल कहते हैं, काम कहते हैं। तो खत लिख रहा है, खत लिख रहा है, काम कर रहा है, उसका असर किसी दूसरे खत पे हो रहा है। लेकिन इसमें मफऊल के अंदर क्या है कि काम का असर उस काम करने वाले पर ही जाहिर होता है, उसे इसमें मफऊल कहते हैं। याद रखें आप, इसमें मफऊल किसे कहते हैं? जैसे कातिल है, ठीक है, तो कातिल क्या हुआ? कत्ल करने वाला हुआ, ठीक है ना। अब कत्ल करने वाले का जो नाम से पुकारा जाता है उसे ही कहते हैं इसमें मफऊल, काम करने वाले, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मुआवजा। मुआवजा माने आप सब जानते हैं, किसी मेहनताने को कहते हैं, किसी जो है किसी की मेहनत के बाद में जो दी जाती है उसे मुआवजा कहते हैं, ठीक है। किसी मेहनत मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज में अदा करते हैं, हम धोबी के यहां कपड़े धुलाने गए तो उसे हम देंगे भाई आपके धुलाई के कितने पैसे हुए, तो वो धुलाई जो लफ्ज है ना वो इसमें मुआवजा है। किसी के यहां हमको कपड़े रंगवाने के लिए गए तो हम उस वो लिखता है आगे रंगाई, तो वो रंगाई जो हम पढ़ते आते हैं वो रंगाई जो है वो किस लफ्ज का है? इसमें मुआवजा कहलाता है, ठीक है। रंगाई, पकाई, किसी को खाने पकाने का हम पैसे देते हैं तो उसको पकाई के पैसे देते हैं, सिलाई के पैसे देते हैं तो वो भी इसमें मुआवजा है। यानी कहने का मकसद ये है, मेरा मतलब ये है कि इसमें मुआवजा वो लफ्ज, वो कलमा है जो हम किसी को किसी काम की वजह से, उसके काम की निस्बत रखने की वजह से, उसके जोड़ रखने की वजह से, उसके साथ में ताल्लुक रखने की वजह से जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो इसमें मुआवजा है। इसमें मुआवजा की दोबारा से मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसमें मुआवजा उसे कहते हैं जब हम किसी को काम की वजह से जो हम उसका मेहनताना या मजदूरी देते हैं तो उस काम का जो नाम के
साथ में हम उसको मजदूरी देते हैं, उस नाम को हम कहते हैं इसमें मुआवजा। ड्राई क्लीन पे कपड़े धुलवाने के लिए गए तो वो सीधा सीधा लिखेगा धुलाई। वो धुलाई जो लफ्ज है वो इसमें मुआवजा की मिसाल है। हमारे यहाँ शादी वगैरह में कोई खाना बनाने के लिए आता है या घर में कोई नौकरानी काम करने के लिए आती है तो पकाई के अलग लेती है, सफाई के पैसे अलग लेती है। तो उन कामों के जो पैसे दिए जाते हैं वो इसमें मुआवजा कहलाता है। वो जिस काम के लिए हम डायरी में नोट करते हैं कि महीने की धुलाई का ये पैसा है, तो वो धुलाई जो लफ्ज है वो इसमें मुआवजा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें हालिया, हाल में जो काम हो रहा है उसी के मुतालिक बात की जाती है। हाल मतलब प्रेजेंट में, कि वो समझो फाइल या मफूल की कैफियत को बताता है। याद रखें, इसमें मुश्तक की किस्मों में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहां जितनी भी मिसालें दी जा रही है, जितनी भी बात की जा रही है, वो जो इस्म है, जो नाम है, जो काम है, उसी काम से ताल्लुक रखने वाला, उसी के लिए बात करने वाले के ऊपर ही सारी बातें हो रही है, किसी और चीज पर उसकी बात नहीं है। आप अच्छे से ध्यान से सुने इस बात को कि इसमें फाइल मैंने आपको बताया, ये काम जिस पर हो रहा है उसी के बारे में बात हो रही है। इसमें मफूल उसी काम के बारे में बात, यानी जो काम उससे हो रहा है उसी पे बात हो रही है। इसमें मुआवजा जिसको काम के पैसे हम दे रहे हैं उसी के काम के नाम दे रहे हैं। इसमें हालिया, अब जैसे कोई हंसता है, नाइदा हंसी, कैफियत कहते हैं भाव को, फीलिंग्स को कहते हैं। जो फीलिंग उसके अंदर, जो भाव उसके अंदर आते हैं, उसे इसमें हालिया कहते हैं। इसमें हालिया जो हाल में जो कोई काम कर रहा है, जैसे कोई बच्चा आया, दौड़ता हुआ आया, गिरता पड़ता हुआ आया, हंसता हुआ आया, रोता हुआ आया, चिल्लाता हुआ आया, जिस कैफियत में वो आया है उस कैफियत का नाम है इसमें हालिया। इसमें हालिया नाहिदा हंसती हुई की मिसाल है। सलमान गिरता पड़ता है तो वो किस कैफियत से आया, थकता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, हंसता हुआ आया, उस कैफियत का नाम क्या है? इसमें हालिया। तो सवाल कैसे बनता है कि इसमें हालिया की पहचान क्या है, इसमें हालिया क्या है इसके अंदर? तो हमें ये डेफिनेशन मालूम है कि इसमें हालिया कहते हैं कि नाहिदा हंसती हुई आई, ठीक है ना, यानी जिस काम का असर हमारे खुद के ऊपर हो रहा है, यानी फीलिंग्स जो हमारे ऊपर जाहिर हो रही है, जो कैफियत हमारे ऊपर जाहिर हो रही है, वो इसमें हालिया की एक पहचान है। इस हासिल मस्दर, मस्दर मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। मस्दर किसे कहते हैं? काम की कैफियत या असर को जाहिर करता है। कोई काम हुआ है, उसकी कैफियत को जाहिर करना। आप कंफ्यूज ना होना कि यहां मफऊल की कैफियत को जाहिर कर रहा है, यहां फाइल की कैफियत को जाहिर कर रहा है। याद रखना, यहां काम का करने वाले को जाहिर कर रहा है। यहां याद रखना मफऊल है और यहां काम माने फाइल है। याद रखना, इस चीज की ध्यान रखना। दोनों में डेफिनेशन आपके, फाइल या मफऊल की कैफियत और यहां पे फाइल यानी काम की कैफियत। जैसे कोई काम हो जाता है, जैसे कोई जीतता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये इसकी जीत हुई, ठीक है। कोई काम करते करते थक गया, उसको हम कहते हैं थकन हो गई इसको, ठीक है। कोई मिलाने को क्या कहते हैं? हम मिलावट कहते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को मिलाना, मिलावट, समझ में आ गया ना। ये जो लफ्ज बनते हैं वो हासिल मस्दर है, यानी काम की कैफियत या असर को जाहिर करता है। कि जब कोई चीज मिलाई जाती है आपस के अंदर तो उसे बोलते हैं ये मिलावट कर दी तुमने। कोई तेज तेज हंसना है, हंसने को क्या कहते हैं? हंसी आ रही है इसको, भैया क्यों हंस रहा है, क्यों हंसी आ रही है तुझे, ठीक है। लड़ना, कोई आपस में लड़ रहे हैं तो हम उसको क्या कह बोल रहे हैं? इन दोनों में लड़ाई हो रही है। तो ये जो लफ्ज है, लड़ाई, घबराने को कहते हैं घबराहट। कोई चीज चमकती है तो उसे कहते हैं, उसकी क्या है? चमक। क्या चीज चमक चाहिए? चमकाहट किसकी आ रही है? चमक किसकी? तो हम उसको बोलेंगे क्या चीज चमक रही, तो हम उसको बोलेंगे ये फला चीज चमक रही है। मिलना, आपस में दो जने मिल रहे हैं तो उसका कहता है मिलन हो रहा है, ठीक है। यह है हासिल मस्दर। एक बार दोबारा मैं आपको इसमें मुश्तक की किस्में समझा देता हूं। इसमें मुश्तक, इसमें की 5 किस्में हैं। इसमें फाइल,
जिसमें जो किसी मस्दर से बना हो, इसकी मिसाल वाला है, ठीक है ना, वाला मतलब पहचान है, सॉरी पहचान है। मिसाल इसके तैराक यानी तैरने वाला, कातिल कत्ल करने वाला, चरवाहा चराने वाला, गवैया गाने वाला, ठीक है। इसमें मफूल जिस पर फ़ाइल का असर वाक़े हो। अब फ़ाइल माने काम का असर जिस पे वाक़े हो रहा है, ठीक है ना। मकतूल जिसका कत्ल किया गया हो, जिसको मार दिया गया हो, ठीक है। मजलूम जिस पर जुल्म किया गया हो, किसी पे जुल्म हो रहा है ना, तो वो हुआ किसी पे जुल्म हो रहा है, तो वो जुल्म किया हुआ। वो जो घायल अवस्था में या घायल सिचुएशन में पड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इस पे जुल्म किया गया है, ठीक है ना। उस शख्स को कहते हैं इसमें मफऊल। और मंजूम नज्म किया हो, यानी तरतीब से कोई काम की गई होती है, मंजूम यानी नज्म से बना है। नज्म माने आप जानते हैं कि तरतीब को कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेट लुगत के अंदर कहते हैं लड़ी में मोती पिरोने को, तो यानी खूबसूरत मोती पिरोना या बिल्कुल तरतीब से सिस्टमेटिक काम करने को नज्म किया गया, ठीक है। आगे है इसमें मुआवजा। मैंने आपको बता दिया इसमें मुआवजा किसे कहते हैं। किसी मेहनत या किसी की मजदूरी के दौरान हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं इसमें मुआवजा। किसी मेहनत या मजदूरी को, सीधी सीधी बात है, जो चीज हम पढ़ते हैं, जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, वो रोजमर्रा जिंदगी में हमारे इस्तेमाल होते हैं। बस उनको मुशाहिदा करना, उनको समझना ही हमारी ये एक बहुत बड़ी जो है भूल हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। उसको समझ जाए तो ग्रामर हमें सब याद हो जाती है। इसमें मुआवजा जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, धुलाई, कपड़े धोने वाले को जब हम पैसा देते हैं वो धुलाई कहलाती है, रंगने वाले को जो पैसा देते हैं उसे रंगाई कहलाती है। तो ये इनकी मजदूरी हो गई। नेक्स्ट आता है इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसम जो फाइल या मफूल की कैफियत को बताता है, जो काम करने वाले की कैफियत को बताता है, वो इसमें हालिया है। और हासिल मजदर जो काम की कैफियत को बताता है वो हासिल मजदर है। याद रखें, जो काम करने वाले की कैफियत को बताता है, जो काम कर रहा है, जैसे मैं दौड़ता हुआ गया, गिरता पड़ता गया, या मैं हंसता हुआ गया, तो ये मेरी कैफियत बता रही कि मैं हंस रहा हूं, ठीक है। और ये काम की कैफियत को बता रहा है कि कुछ मैं थक गया, तो उस लफ्ज को हो गया थकन। इस काम को यहां मुझे हंसता हुआ कह रहे हैं इसमें, और इसमें मेरे काम जो मैं थक गया उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मिसाल है इसकी, नाइद हंसती हुई आई, सलमान गिरता पड़ता है। हासिल मजदर फ़ाइल यानी काम की, यानी फ़ाइल की कैफियत या असर को जाहिर करती, जो असर उस पर हो रहा है काम करने के बाद, जो उस पर असर हुए। को 5 मंजिल चढ़ के ऊपर गया और वो चढ़ता चढ़ता गया, उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो गई, ठीक है ना, थकान हो गई उसको। तब हम क्या बोलेंगे, वो बोलेगा यार मुझे थोड़ी थकन हो गई। हम बोलेंगे उसको तो तेरे को थकान, हाँ मुझे थोड़ी थकन हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से कोई जीतता है तो भैया ये उसकी जीत है, ठीक है ना। इस तरीके से ये मिलना मिलावट, ये आप एक बार जो है देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इंशाल्लाह। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें फाइल और फाइल में क्या फर्क है, इसमें मफऊल और मफऊल में क्या फर्क है। फाइल माना होता है काम का करने वाला, काम को करने वाला। जैसे शाहिद खत लिख रहा है, ठीक है ना, तो यहां फाइल हुआ शाहिद, ठीक है। लेकिन इसमें फाइल क्या हुआ, ठीक है। तो शाहिद खत लिख रहा है या शाहिद कोई किताब लिख रहा है, तो शाहिद एक मुसन्निफ है, ठीक है। इसमें मफऊल, और ये मफऊल का मतलब क्या होता है, काम का करना या होना या उसका असर होना है, जो भी होता है काम का करना मफऊल कहलाता है। कर्म जिसे बोलते हैं। खत लिख रहा है, ठीक है ना, या आरिफ खत लिख रहा है या कोई भी खत लिख रहा है, ठीक है ना, ये हो गया खत लिखना। ये लिख रहा है तो होता है मफऊल। खत का लिखना, कंटिन्यू काम चलना, ये कहलाता है मफऊल। लेकिन इसमें मफऊल में क्या होता है, इसमें मफऊल के अंदर काम को जाहिर करने वाला हो जाता है। जैसे जालिम ने जुल्म किया, तो वहां जालिम आएगा। इसमें के बाद अब आती है नेक्स्ट टॉपिक है जमीर की किस्में। जमीर माने जाते हैं सर्वनाम, हम पढ़े हैं कि इस्म की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो जमीर कहलाते हैं। जैसे इस्म में राम, कुर्सी,
जयपुर वगैरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ज़मीर के अंदर ये वो तुम यहाँ वहां यानी बिना नाम से पुकारा जाता है, इशारतन पुकारा जाता है, उसे कहते हैं ज़मीर। ज़मीर की 5 किस्में हैं, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफहामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। ज़मीर शख्सी माने होता है जिस शख्स के लिए बात की जाती है उसे ज़मीर शख्स, यानी किसी शख्स के लिए बात की जाती है। अब शख्स भी 3 तरह के होते हैं, हिंदी में हमने पढ़े हैं, हिंदी के ग्रामर में हमने बचपन में पढ़ा है कि 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं यानी मैं खुद के लिए बात करते या हम के लिए बात करते, वो कहलाता है उत्तम पुरुष। इसे उर्दू में कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम, यानी खुद से कलाम करना, उसे कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। दूसरा आता है ज़मीर हाजिर, यानी जो अभी सामने है, जैसे तुम हो गए, आप है ना, तुम हो गए, है ना, वो कहलाता है तुमसे, मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मैं जिनसे मुखातिब हूं सामने एट द प्रेजेंट, उनको कहते हैं ज़मीर हाजिर, जो हाजिर है इस वक्त। और तीसरा आता है ज़मीर गायब, जब हम कहते हैं वो शख्स जो है वो कल आया था, ठीक है ना, वो मेरी किताब लेकर गया है, वो मेरे नोट्स लेके गया है, वो कल ये शादी का कार्ड देके गया है, ठीक है ना, वो जो वहां खड़ा है वो ऐसा शख्स है। तो ये ज़मीर गायब है जो अभी ना तो मेरे सामने है ना मैं हूं, ये तीसरा शख्स है। तो तीसरे शख्स के बारे में बात होती है, वो कहलाता है ज़मीर गायब। तो मैंने आपको बता दिया कि आपसे पूछ ले कि ज़मीर की कितनी किस्में, 5। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में, तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम यानी खुद से कलाम करना, खुद के बारे में बात करना, ज़मीर हाजिर जो एट द प्रेजेंट हाजिर है, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं हम मध्यम पुरुष, और ज़मीर गायब यानी अन्य पुरुष, जो अन्य पुरुष के बारे में हम बात करते हैं उनके बारे में होते हैं। तो ज़मीर शख्सी की 3 है, इनके बारे में जो वाहिद और जमा के तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, जमा में आएगा हमें, हमको, वाहिद में आएगा मेरा, जमा में आएगा हमारा, मुझ में, हम में, मुझसे, हमसे। इसी तरीके से ज़मीर हाजिर में आएगा तू, तुम, तुझको, ये वाहिद माने तू इस्तेमाल होता है एक वचन के लिए, और तुम होता है बहुत सारों के लिए। तुझको, तुझसे, तुमको, हमें, तेरा, तुम्हारा, तुझ में, तुम में, तुझसे, तुमसे। तो हमें पता चल गया कि ज़मीर हाजिर में कौन से वर्ड आते हैं, तुम और तुझ आते हैं। इसके बाद में अन्य पुरुष है वो, और जमा के लिए भी आएगा वो, इसको, उसे, इनको, इन्हें, इसका, उनका, इसमें वाहिद है, इनमें जमा है, इससे वाहिद है, उनसे जमा है। तो ये सवाल जो है ना, ये किस तरीके से बनता है कि ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी, कि ज़मीर मुतकल्लिम में मैं का जमा क्या होगा, मैं का जमा होगा हम, इस तरीके से हमें याद करना है। ज़मीर हाजिर में तुमको का वाहिद क्या होगा, तुझको। तो वहां इस चीज का याद रखें कि तुम जो होता है वो बहुवचन है, वो जमा है, और जो तुझ है वो एक वचन है, और वो जो है वाहिद है, ठीक है। अन्य पुरुष में वो, ये दोनों, वो का अगर ज़मीर गायब के अंदर पूछ ले कि वो का जमा क्या है, तो वो का जमा सिर्फ वो ही होगा, याद रखना, वो का जमा वो ही होगा। अपन देखेंगे वहां पे कि वो के जगह और भी कुछ लिखा होगा, वो के जगह लिखा होगा तुम्हारा, तुम, तो सोचेंगे वो का वो नहीं हो सकता। तो याद रखें अन्य पुरुष का वो का जमा वो ही होगा। इसके बाद में चलते हैं ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफहामिया और ज़मीर तनकीद और ज़मीर इशारा। मौसूला कहते हैं कि जब हम किसी ज़मीर के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो एक सेंटेंस जब इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स के लिए, तो उसके साथ उसकी व्याख्या करने के लिए, उसकी तफसील बयान करने के लिए, या उसके साथ में एक मजीद, एक से ज्यादा सेंटेंस जब जोड़ते हैं, उसे कहते हैं ज़मीर मौसूला, ठीक है ना, एक से ज्यादा ज़मीर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं,
ज़मीर मौसूला का एग्जाम्पल है, जैसे कल वो लड़का आया था वो पकड़ा गया, या कल जो आदमी आया था वो चोर था। यानी एक में मैंने बताया कि कल जो वो आया था ना, वो आया था, वो चोर था, वो उसका भाई था। यानी पहले सेंटेंस का रिश्ता दूसरे से बताना, ठीक है, उसके बारे में उसकी तफसील बयान करना, वो कहलाता है ज़मीर मौसूला। इसकी तारीफ है वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें उसी इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। ठीक है, उसी इस्म के बारे में कहेंगे। मिसाल है, जो लड़का कल आया था वो पकड़ा गया, ठीक है, और जो आदमी कल भाग रहा था वो चोर था। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया ज़मीर मौसूला की पहचान क्या है। तो सवाल ऐसे बन सकता है कि ज़मीर मौसूला का कोई आपको मिसाल पूछे तो हमें ये याद रखना है कि उसमें नाम नहीं होगा, उसमें इशारा ही होगा, लेकिन जिस जुमले के अंदर दो जुमले शामिल होंगे, एक से ज्यादा जो जुमले शामिल होंगे, वो ज़मीर मौसूला की पहचान है। और यह भी याद रखना है कि दोनों मिसरों में, दोनों जुमलों में उन्हीं से ताल्लुक रखने वाली कोई बात होनी जरूरी है। ज़मीर इस्तिफहामी जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इस्तिफहामिया माने होता है क्वेश्चन मार्क के बारे में बात होती है। क्वेश्चन दे दे, कहां हो, कैसे हो, किसने लिया, कौन था, कहां है, किधर जाओगे, ये सारी चीजें किस में आती है। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, वो ज़मीर जो किस लिए किया जाते हैं, जैसे कौन, किसको, किससे, किसने कहा, किधर वगैरह, ये किस में आते हैं, ये इस्तिफहामिया में आते हैं। ज़मीर तनकीर, तनकीर जिसका ना तो इनकार हो ना हाँ हो, यानी ऐसा कोई बात जिसके सिर्फ हमें यकीन, गैर यकीन है, यकीन नहीं है, ना तो हमें उसका मना कर सकते हैं, ना हम उसके बारे में हाँ कह सकते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, कितना लोगे, कितना क्या करोगे, तो ये जो चीजें होती है ये आती है। वो ज़मीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज के लिए हो, कौन था, और कुछ भी दे दीजिए जहां पे यकीन ना हो। ज़मीर इशारा वो ज़माइर जो इशारा करे, वो, ये, ठीक है ना, यहां वहां, ये इशारा वाली जो है ज़मीर इशारा कहलाता है। ज़मीर इशारा वो इशारा जो कि जैसे ये खरीदोगे या वो, ठीक है। तो याद रखें, आपको ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो याद रखें जैसे इसमें भी सवाल है और इसमें भी सवाल है। आप सोचोगे कि ये ज़मीर तनकीद कैसे हुआ, कौन, ठीक है। तो याद रखें, सिर्फ कौन आएगा तो आएगा ज़मीर इस्तिफहामिया, और अगर है लग जाएगा आगे से ज्यादा, ज़मीर इस्तिफहामिया का मतलब होता है एक लफ्ज, एक से ज्यादा लफ्ज नहीं होंगे, याद रखना आप उसके अंदर, है ना। जैसे किसको, ज़मीर किस को, तो याद रखें कौन है, किसको, तो ये एक तरीके से तनकीर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये भी कहा गया है कि हमें गैर यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखें। आप दोबारा से बता देता हूं मैं, ज़मीर की किस्में हैं 5, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफहामिया, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा। याद रखें, ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम जो हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष को, यानी खुद के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं लफ्ज, और ज़मीर हाजिर जो हाजिर एट द प्रेजेंट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज़मीर गायब जो हमारे सामने नहीं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मैंने आपके सामने इनके वाहिद और जमा लिख दी है, आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद में मैंने ज़मीर मौसूला के बारे में बता दिया कि ज़मीर मौसूला उन्हें कहते हैं कि जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए गए मगर एक से ज्यादा जुमला होता है जिसमें उसी इस्म के बारे में क्या की जाती है, बात की जाती है, उसी इस्म, उसी काम के लिए, उसी इंसान के, शख्स के बारे में या चीज के बारे में बात की जाती है। इसमें इस्तिफहामिया जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, और इसमें तनकीर जिसमें गैर यकीनी तौर पर कोई बात की जाती है, किससे कहोगे, कहां जाओगे, इस तरीके से। और ज़मीर इशारा यानी इशारतन बात की जाती है। तो मैंने आज आपको इस्म पढ़ा दिया,
मैंने आपको कलमे की शुरुआत कलमे से की थी, फिर इसमें पढ़ाया मैंने आज आपको, और ज़मीर भी मैंने आपको समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो आपको इनमें से कोई भी बात ना समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर दें या मुझसे रब्ता कर लें फोन करके, और इंशाल्लाह मैं जब आपको समझ में तब आएगा कि जब इसके अकॉर्डिंग मैं सवाल लेके आऊंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि जब मैं इस पूरे कोर्स को कर दूंगा तो एक बार लाइव क्लास में भी आके मैं आपको इंशाल्लाह कुछ सवालात ऐसे आपको बताऊंगा कि सामने उसके सवालात आपके हों। कई किताबों का मुताला मेरा भी चल रहा है, जो बाहर से किताबें मंगाई है, और इंशाल्लाह इनसे जितना भी अच्छा मैटर आपके पास होगा मैं इंशाल्लाह उसको सामने लेकर आऊंगा। और ये कमोबेश 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई है, इसको आप जो है पूरा देखें, पूरा समझें। मेरी आवाज अगर ज्यादा स्पीड से है तो मुझे बताएं कि मेरी को बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो जैसा भी आप मुनासिब समझे मुझे आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर पसंद हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे इंशाल्लाह मुझे उतनी ही ताकत मिलेगी और उतना ही मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि जो भी मैंने पढ़ाया अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह जो पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह उसी के अंदर से ज्यादा सवाल अल्लाह ताला जो आए, जिससे मेरे जितने भी सामने पढ़ने वाले मेरे भाई हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको इससे फायदा हो, और उनके चेहरे पर जब 30 के 30 सवाल उनके सामने आए तो उनके चेहरा फूलों के जैसे खिल जाए। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी भी मेहनत कबूल फरमाए, और जो सामने पढ़ रहे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके भी 30 के 30 सवाल कंप्लीट हो और उनके रीड के अंदर माशाल्लाह इंशाल्लाह जो है सिलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। सलाम अलैकुम।